अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना मिर्ज़ा है और बहुत से लोग जानते भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद नहीं भी वाकिफ होंगे। तो उनके लिए मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि तकरीबन इट्स बीन लाइक 17 और 18 ईयर्स मुझे मीडिया में काम करते हुए हो चुके हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस की हैं। न्यूज़ एंकरिंग से लेके प्रोग्राम एंकरिंग, आउटडोर रिपोर्टिंग, डिजास्टर रिपोर्टिंग और इसके अलावा प्रोडक्शन के हवाले से काफी कुछ सीखा है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो मेरा साथ रहा है वो दो या तीन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रहा है। तकरीबन जियो के साथ मेरा 10 से 12 साल का साथ रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मेरा साथ रहा है। इसके अलावा मल्टीपल मीडिया चैनल्स में मैं काम कर चुकी हूँ। 92 न्यूज के साथ, 24 न्यूज के साथ, CNBC पाकिस्तान के साथ, जो फॉर्मली पहले जॉग टीवी के नाम से जाना जाता था। फ्रीलांस बहुत कुछ किया है। इसके अलावा FM रेडियो से स्टार्ट किया था और वक्तन फवक्तन FM का हिस्सा भी रही हूँ। कॉलम्स लिखना शुरू कर चुकी हूँ और इसके अलावा जो करंट अफेयर शो हैं उसके ऊपर मैं एज एन एनालिस्ट पार्टिसिपेट करती हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पे। अच्छा, इस तरह की मुझे सच मोटिवेशन तो कहीं से नहीं मिली, क्योंकि मैं एक्सीडेंटली इस प्रोफेशन में आई हूँ। मैं एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करी थी, लेकिन उसमें बीच में एक दो अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिली जिसमें मुझे लगा कि मुझे साथ साथ कुछ करना भी चाहिए। और उसमें इंकरेजमेंट मेरे फादर की तरफ से थी और वो चाहते थे कि मैं साथ साथ कुछ और भी सीखूं। तो मैंने FM स्टेशन से काम शुरू किया और फिर वहां पर एक ऐसे ऑप्शन मुझे एक या दो मिले जिसमें मुझे टेलीविजन की तरफ अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वहां प्रोडक्शन की साइड पर कुछ कर सकती हूँ। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं वहां पर इंटरव्यूज के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रोडक्शन के बजाय आप एंकरिंग की तरफ आए। तो कुछ अरसे मैंने वहां काम किया, फिर मैंने बीच में 1 साल का वक्फा लिया। फिर इत्तेफाक से जियो के हवाले से एक वैकेंसी निकली, उनको भी प्रोडक्शन में कुछ लोग चाहिए थे। वहां मैं इंटरव्यू देने के लिए गई तो वहां पर भी मुझे फोर्सफुली उन्होंने एंकरिंग में भेजा। और क्योंकि मेरी फैमिली की तरफ से इस तरह का उस जमाने में एक्सपोजर नहीं था कि आप स्क्रीन के ऊपर आ सकते हैं, खासतौर पर वालदा मेरी बड़ी रिलक्टेंट थी। लेकिन ये कि वालिद ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि स्क्रीन पर, क्योंकि उस जमाने में एक परसेप्शन था, ये बात मैं कर रही हूँ 2005 की। तो उस जमाने में परसेप्शन ये था कि जो टीवी है ना वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है और शोबिज है। और उस जमाने में मुझे याद है कि जियो में खवातीन की तादाद बड़ी महदूद होती थी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 100 में से 10 खवातीन हैं तो ये किसी हद तक दुरुस्त फिगर है। तो मेरी मदर की तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी, लेकिन ये कि मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कोप अप किया। लेकिन उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा हेल्प आउट रहा कि उन्होंने भी मुझे साथ साथ स्टडीज को कंटिन्यू करने में मदद दी। लेकिन वहां से हादसाती तौर पर मैं एंकरिंग की तरफ शिफ्ट हो गई। जब मैं टीवी देखती थी तो मुझे उस वक्त चंद जो पायनियर एंकर्स थे जियो के, उसमें निदा समीर मुझे बहुत पसंद थी, निदा फातिमा जिनको उस जमाने में कहा जाता था। जावेद इकबाल साहब हमारे एक्स फॉर्मर कोलीग हैं, आजकल PTV में होते हैं। वो बहुत जबरदस्त न्यूज पढ़ते थे। और आई गेस मैं एयरवाई में एक एंकर होती थी, मुझे बड़ी पसंद थी, मगर मैं अब उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन वो ये दो तीन एंकर्स थे जो मुझे बड़े पसंद थे जब मैं कॉलेज में थी। तो उस वक्त मुझे लगता था कि न्यूज भी करनी चाहिए। अदरवाइज ये कि ऐसा इंस्पिरेशन नहीं थी। लेकिन आजकल का जो दौर है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि आजकल के दौर में, आई थिंक आजकल के दौर में न्यूज बड़ी आसान हो गई है। एक तो हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि मीडिया बड़ा इवॉल्व हो गया है। 2005 या 2003 में जब ये चैनल जियो एयरवाई वगैरह लॉन्च हुए थे, उस वक्त का जो मीडिया था वो आजकल का मीडिया नहीं था। आजकल के मीडिया में बड़ी आसानी है। मैं समझती हूँ कि आज जो लोग इस प्रोफेशन में जा रहे हैं वो आई थिंक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू जो हम लोगों ने जिस तरीके से शुरू किया था। देखिए, असल में मैं समझती हूँ इस पे हमारे जो सीनियर्स थे वो काफी मजाक भी उड़ाते थे। वो कहते थे कि जब भी जियो बंद होता था तो सना ही ऑन स्क्रीन होती थी। 2007 का जरा फेमस है तो इसलिए आपने कोट किया। 2000 के बाद एक मर्तबा और भी जियो बंद किया गया था। उसके बाद जब आपको याद होगा हामिद मीर साहब के ऊपर अटैक हुआ था, उस वक्त भी जियो बहुत जगहों पे बंद हुआ था। इत्तेफाक है कि तमाम मर्तबा में ज्यादातर टाइम जो है वो मैं ही खबरें पढ़ रही थी। तो जियो को ये लगता था कि सदा बैठी होती है तो ये चैनल जरूर बंद करवा देती है। बट ऑन अ लाइटर साइड ये मैं कह रही हूँ। लेकिन ये जरूर था कि ऑब्वियसली एक अटैचमेंट आपकी होती है। मुझे लगता है कि आजकल के जो हमारे लोग हैं, जो एंकर्स हैं, उनकी वो इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के साथ। दे आर जस्ट मनी सीकर्स की अच्छी सैलरीज मिले, अच्छे पैकेजेस मिले। और मैं देखती हूँ कि लोग बड़ा फ्रीक्वेंटली स्विच कर रहे होते हैं। आज यहाँ है, 6 महीने बाद कहीं और है, 6 महीने बाद कहीं और है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कोट करी हूँ कि आप जब तक जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहें, अगर आपकी उसके साथ थोड़ी सी अटैचमेंट हो तो शायद आपको काम करने का और एक ओनरशिप लेने का भी मजा आता है। कुछ लाइटर साइड्स की होती हैं लेकिन वो अमूमन फंबल्स और इस किस्म की चीजों में होता है। बट आई डोंट थिंक सो कि वो सिर्फ उस मोमेंट में होती है और उस मोमेंट के बाद वो चीज जो है वो किल हो जाती है। असल में वॉइस ऑफ अमेरिका आई गेस बहुत डिफरेंस है। मुझे लगता है कि मैं जब
वहां पर गई थी, तकरीबन 8-10 साल मुझे काम करते हुए हो गए थे। मुझे लगता है कि मैंने वहां 8-10 साल काम करने के बाद जो 1.5-2 साल काम किया या 1 साल काम किया, मैंने उतना सीखा जितना शायद मैंने पिछले 8-10 साल में पाकिस्तान में सीखा था। क्योंकि एक तो वहां पर ये जेंडर का मसला नहीं था कि नहीं ये खातून है तो ये नहीं कर सकती हैं। वहां कैमरा भी खुद उठाना पड़ा, वहां ट्राइपॉड भी खुद उठाना पड़ा। समटाइम्स आपको 2 किलोमीटर वॉक करके जाना है क्योंकि आपको पार्किंग नहीं मिल रही है। फिर आपको लगेज भी साथ में खुद उठाना है। फिर वहां समटाइम्स 17-18 आवर्स मुझे कंटिन्यूस काम करना पड़ा, क्योंकि जब वो फॉरेन ट्रिप्स पे या दूसरे ट्रिप्स पे भेजते हैं, आपको दूसरी स्टेट्स में भेजते हैं, तो वो कुछ दिन के लिए आपका पीरियड होता है जिसमें आप जाते हैं, और फिर उस पीरियड में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपोर्ट्स या प्रोग्राम्स करने होते हैं। तो आपके पास बड़ा मुश्किल से 6-7 घंटे का स्पेल होता है जिसमें आपने सोना, खाना, पीना सब कुछ करना होता है। तो लिटरली मशीन की तरह काम करना मैंने वहां पर सीखा, और मैंने ये सीखा कि सही मायनों में जो वक्त है उसकी आपने प्रोडक्टिविटी कैसे करनी है। फिर उसमें कुछ टेक्निकल चीजें थी, जैसे कैमरा ऑपरेटिंग, लाइटिंग, आपका क्या होना चाहिए, आपके कंटेंट का स्टार्ट और उसका एंड क्या होना चाहिए, आपने एंगलिंग किस तरह करनी है प्रोग्राम्स में, क्योंकि न्यूज तो ऑब्वियसली वहां नहीं थी। तो वो चीजें मैंने सीखी। तो आई थिंक ये चीज की जो ट्रेनिंग है कि आपने न्यूज के खेलना कैसे है न्यूज के साथ, और न्यूज को आपने लोगों तक कैसे देना है, वो चीज बड़ी जबरदस्त थी। क्योंकि जैसे बीबीसी है या DW है या वॉइस ऑफ अमेरिका है, ये जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं और जिस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं चीजों को, आई थिंक इसको हमारे पाकिस्तानी मीडिया को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। तो आई थिंक ये मेरी ट्रेनिंग में बहुत अच्छी चीज है। कुछ ये भी रही कि उनकी न्यूज इन्फॉर्मेशन की जो शेयरिंग है ऑडियंस के साथ वो किस तरह है, क्योंकि जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं सॉरी आपका 1 मिनट और लूंगी, वो पूरे अमेरिका में कहीं दिखाया नहीं जाता। वॉइस ऑफ अमेरिका अदर देन अमेरिका दिखाया जाता है। यानी आप अमेरिका में किसी से पास भी जाएं और आप उससे पूछें कि मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करता हूँ, आप मेरे लिए ये शॉट देंगे या मेरे लिए इस प्रोग्राम, तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि ये क्या चीज है, हम तो कभी इसका नाम नहीं सुना। तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि वॉइस ऑफ अमेरिका, जहाँ पे कोई 70-72 लैंग्वेजेस जो हैं, वो उस बिल्डिंग के अंदर काम कर रही है 70-72 मुल्कों के लिए, और पूरे अमेरिका में वो दिखाया नहीं जा रहा, ताकि मैं थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली को दे सकूं, क्योंकि जो मेरे 2 बच्चे हैं वो काफी छोटे हैं अभी और उनको थोड़ी सी अटेंशन की जरूरत है। तो वो जो स्पैन है उसमें वो जहां जहां मुझे मौका मिलता है वो थोड़ा थोड़ा काम मैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो वो एक काफी लंबी जिम्मेदारी भी होती है और उसकी कमिटमेंट भी ज्यादा होती है, और वो बेसिकली टाइम भी आपसे ज्यादा लेता है। और ऑब्वियसली मैं जब तक काम करती रही, उस वक्त तक मैं फुली 6-8 घंटे 9 घंटे मैं कंटिन्यूस उस काम को देती थी, तो वो टाइम मेरे लिए फुली मैनेज करना वन गो में पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए मैंने उसका हल ये सोचा कि मैं मुख्तलिफ घर से बैठकर जो काम कर सकती हूँ, या फिर मैं शोज में एज एन एनालिस्ट जो काम कर सकती हूँ, समटाइम्स फ्रॉम होम समटाइम्स फ्रॉम द ऑफिस, वो मैं चीज कर सकूँ। इसके अलावा जो राइटिंग की साइड है, जो एनालिसिस की साइड है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करूँ। तो वो मैंने थोड़ा सा काम फॉर द टाइम भी कि बच्चे मेरे थोड़े से मेच्योर हो जाएं, स्कूल गोइंग हो जाएं, उसके लिए मैंने अपने काम को थोड़ा सा माइल्ड किया है, सिर्फ उस वजह से। जो मॉर्निंग शो मैं एक्चुअली कर रही थी, सबसे जियो में नाम कोट कर रही थी, उसमें मसला ये है कि हमारी जो आवाम है, उनकी याददाश्त बड़ी मुख्तसर होती है, हम भूल जाते हैं कि कुछ अर्से पहले क्या हुआ। एक्चुअली मसला ये था कि जब मैंने न्यूज से पहले मॉर्निंग शोज किए, तो तकरीबन 2 साल मैंने मॉर्निंग शो किया, और उसमें मुझे याद है कि हमने जब रमजान ट्रांसमिशन, उसमें 2 रमजान भी आए, उसमें ईदें भी 4 आई, उसके अलावा उसमें स्पेशल इवेंट्स भी, मुझे याद है कि उसमें कुछ सेलिब्रिटीज की शादी जो थी वो भी हमने सेलिब्रेट की थी। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की बड़ी मशहूर शादी थी, उस पर हमने पूरे एक वीक की ट्रांसमिशन की थी। बताने का मेरा मकसद ये है कि उस ट्रांसमिशन और सारी प्रोग्रामिंग के बाद जब मैं न्यूज पे गई, तो लोगों को लगा कि शायद मॉर्निंग शो जो है वो सना ने कभी किया ही नहीं, बहुत से लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाते। लेकिन ये कि जब मैं मॉर्निंग शो करी थी उस वक्त 1 या 2 मरतबा मुझे मॉर्निंग शो के हवाले से जरूर अप्रोच किया गया था, क्योंकि मॉर्निंग शोज में आजकल जो हो रहा होता है या काफी अरसे से जो कुछ हो रहा है, क्योंकि उस जमाने में जब मैं जियो पर मॉर्निंग शो करी थी, जियो न्यूज पर, उस वक्त जियो इंटरटेनमेंट पर नादिया खान शो करती थी, और ऑब्वियसली नादिया ने अपने जमाने में बड़ा मशहूर शो किया है। तो हम न्यूज के ऊपर इंफोटेनमेंट बेस्ड मॉर्निंग शो करते थे सुबह से जियो के नाम से। तो आई थिंक मुझे, मैं जब इन दोनों को कंपेयर करती थी तो मुझे लगता था कि जो नादिया कर रही है वो मैं कभी भी नहीं कर सकती, या जो उस वक्त शाइस्ता या दीगर खवातीन कर रही थी, क्योंकि उसकी जो एक फील है वही डिफरेंट थी। आप उसको जब तक, आपकी पर्सनैलिटी में जब तक वो चीज नहीं होगी, आप तब तक उसको पूरे को एक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, और जो भी है मीडिया का आपका जो एक्सपोजर है,
इट इंक्लूड्स एक्टिंग, आपको एक्ट करना पड़ता है, हर चीज आप नेचुरल नहीं कर सकते हैं इसमें। तो वो जो उसमें वो उसका एक एंगल था, वो आई थिंक मेरे लिए डिफिकल्ट था, तो उसकी मैंने फर्दर भी परस्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री से ही ये मॉर्निंग शोज जो है या इंटरटेनमेंट चैनल्स ही ज्यादातर मॉर्निंग शोज कर रहे होते हैं, तो आई थिंक आई वुड प्रेफर कि मैं न्यूज या करंट अफेयर्स की तरफ ही रहूं। आई थिंक इसमें सब, वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज मेन जो है डिफरेंट, जो डिफरेंशिएट करती है वो नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप एक जबरदस्त एंकर हैं, क्योंकि आप संभाल सकते हैं कि ये जो गुफ्तगू है ये कहाँ जा रही है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एवरेज न्यूज एंकर होता है या होती है वो वही होता है जो लिखा हुआ होता है और उसी को पढ़े। 2008 के बाद जब सही मायनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद से लेके अब तक मुझे मीडिया कहीं एक स्पॉट पर खड़ा हुआ नजर नहीं आता। क्योंकि जब जमहूरियत आती है तो उसमें बहुत सी पसंदीदगी और नापसंदीदगी हो जाती है। ऑब्वियसली आमराना दौर में मसाइल कुछ और होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं। लेकिन जब जमहूरियत आती है तो उसमें वो थोड़ा सा जो कैनवस है ना वो फैल जाता है। हमने ग्रुप बंदी पीपल्स पार्टी के दौर में भी देखी, नून लीग के दौर में भी देखी। अगर कोई ये कहे कि नहीं उन दो अदवार में दूध की नहरें बहती थी मीडिया में, तो ऐसा दुरुस्त नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे मीडिया ने इवॉल्व किया, हमारा मीडिया जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम किया। जो गलतियां हमने पीपल्स पार्टी के दौर में की वो नून में नहीं की, जो नून में की वो पीटीआई में नहीं की। और फिर पीटीआई में तो जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा ख्याल है कि मीडिया को बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, बहुत सी चीजें अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम अगले आने वाले चंद माह में, अगले इलेक्शन से पहले होंगी। और आई थिंक उसके बाद मीडिया को ये चीजें समझ जानी चाहिए कि पाकिस्तान से हटकर भी पूरी दुनिया में मीडिया का असल पर्पस क्या है। मैं हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कहती हूँ कि देखिए मीडिया बेसिकली एक प्रोपेगेंडा मीडियम है, जिसकी बुनियाद, जिसकी इजाद ही इसी पर्पस के लिए की गई थी। अगर आप ये समझते हैं कि आजादी सहाफत का आलम बुलंद करने के लिए की गई थी, तो इसका मतलब यह है कि आप अभी किसी ख्वाब में जिंदा हैं। आप सीएनएन को ले लें, आप बीबीसी को ले लें, आप फॉक्स न्यूज को ले लें, मैं इनमें से किसी भी चैनल को अनबायस्ड नहीं समझती। आप 9/11 का इंसिडेंट ले लें, आप ट्रम्प गवर्नमेंट का ले लें, आप ओबामा का ले लें, एक खास तरीके से मीडिया में चीजों को स्प्रेड किया जाता है। हाँ, उसमें एक हिस्सा जरूर होता है जो कि मीडिया की हकूक की बात करता है, सहाफत की बात करता है, सच्चाई की बात करता है। लेकिन अगर मैं इस इंटरव्यू में उन सच्चाई की स्टोरीज पर आऊं जो पाकिस्तान में दबा दी जाती हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई ये कहता है कि सहाफत बड़ी ऑनेस्ट है, तो मैं कहती हूँ ये सरासर गलत कहता है। सहाफत में एक लाइन के ऊपर आप किसी हद तक चल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि बिल्कुल सीधी लकीर आप आवाम को दिखाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें ना दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये होता है कि इन हाउस आपको जहां आप काम कर रहे हैं वर्क प्लेस, वहां पर आपको क्या मसाइल होते हैं, और एक आपको इन द फील्ड क्या मसाइल होते हैं। फील्ड के मसाइल पे तो मैं ये कहूंगी कि जो खवातीन थोड़ी मजबूत असाब की मालिक होती हैं, उनके लिए फील्ड के मसाइल हैंडल करना किसी हद तक आसान हो जाता है। मैं उन चंद एंकर्स में से रही हूँ माजी की जिन्होंने फील्ड में भी बहुत ज्यादा काम किया। मैंने सैलाब में, अर्थक्वेक में, फिर अताबाद का डिजास्टर हुआ था उसमें, इसके अलावा आईडीपीज के जो कैंप सवात में जब ऑपरेशन राह रास्त और राह निजात थे, मैं उनमें भी काम करती रही हूँ। फॉर अ मंथ, मोर देन अ मंथ, मैं वहीं पर उन जगहों पे रहती रही हूँ। तो वहां आप थोड़े ही दिनों में ट्यून इन हो जाते हैं कि आपको लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, जहां पर जैसा क्राउड है आपको किस तरीके से वहां पर खड़े होना है, कपड़े आपको कैसे पहन के जाने हैं, आपको एक्ट कैसा करना है, ये आपको थोड़े अरसे के बाद समझ आ जाता है। फील्ड के चैलेंजेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो इन हाउस चैलेंजेस होते हैं, मेरा ख्याल है कि असल मसला हमारी लड़कियों को ये होता है। जब आप सीनियर होते जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर लोग खुद भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, लेकिन जो यंग लड़के लड़कियां हैं, मेरा ख्याल है उनको इन मसाइल का सामना ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इनकी सुनवाई ज्यादा नहीं होनी। क्योंकि आपको को वर्कर से भी हरास करने की मसाइल हो सकते हैं, आपको बॉसेस से भी हो सकते हैं, और आपको इसके अलावा आपके मालिकान से भी हो सकते हैं। मैं माजरत के साथ इन तीनों फेजेस से गुजरी हूँ और अलग अलग चैनल्स में गुजरी हूँ। तो इसलिए मैं और बहुत सी एंकर्स गुजरती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो इस पे इतनी वोकल होती हैं या नहीं होती हैं। लेकिन मैंने हमेशा इन चीजों को रिजेक्ट किया है, स्नब किया है, और उसकी वजह से मुझे करियर में बहुत से डाउनफॉल्स का सामना करना पड़ा। अदर देन माई क्वालिफिकेशन या माई करियर या माई एक्सपीरियंस, मैं बहुत अच्छी एंकर नहीं होंगी, उसके भी कुछ इश्यूज रहे होंगे, लेकिन इन मसाइल की वजह से भी मेरे करियर में आगे जाने में मुझे बहुत बड़े बड़े इश्यूज का सामना करना पड़ा। और मैं उनकी एग्जांपल्स कोट नहीं करना चाहती, लेकिन अगर किसी स्टेज पे मुझसे किसी ने कही तो वो विद एग्जांपल्स विद नेम्स मैं कोट करने को तैयार हूँ। तो अगर खवातीन इन चीजों को फेस कर सकती हैं तो फिर आई थिंक उनको इस प्रोफेशन में आना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट अ प्रोफेशन फॉर कावर्ड वुमेन। अभी भी मुझे लगता है कि ये रेशो जो है ये 40-60 है, ये 50-50 पर नहीं है। उसमें कुछ खवातीन के अपने भी मसाइल होते हैं, फैमिलीज है, जिस तरह मेरी भी अपने इश्यूज हैं, मैं भी टाइम वो नहीं दे सकती, ऑब्वियसली हर खातून के होते हैं।
तो आई थिंक अब हालात पहले से बेहतर है, बट आई थिंक इट नीड्स मोर देन अ डेकेड टू अंडरस्टैंड कि हम खवातीन और मर्दों को बराबर रखें इस फील्ड में। अब इसको जो ऑप्टिमिस्ट लोग हैं वो कहें नहीं नहीं आप गलत कह रही हैं बीबी, तो मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल गलत है। आप जाकर इंटरनेशनली सर्च कर लें कि मीडिया का मकसद क्या रहा है। हाँ, अगर आपने अपने दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए कहना हो कि मैं अवाम की बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और सच हकीकत सामने लाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल करें। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को भी ये समझना पड़ेगा। हमारे कुछ चैनल्स की अगर आप एग्जांपल देखें जिनको रिसेंटली या पिछले अदवार में बंद किया गया, खासतौर पर पीटीआई के दौर में, और इस वक्त जो चंद चैनल्स के साथ हो रहा है, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है वो मीडिया पे नहीं चल सकता। हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मीडिया का पर्पस क्या है। उस डोमेन में रहते हुए हमें मीडिया को इस्तेमाल करना है। अगर हम उसमें से किसी ऐसी चीज के ऊपर, किसी ऐसी लाइन पर चल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करती है, तो फिर आई थिंक वो मीडिया स्टैंड नहीं कर सकता। वो कितना अरसा स्टैंड करेगा? साल, 2 साल, 4 साल? आई थिंक इसका उन लोगों के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है जो सेंसिटिव होते हैं, जो लोगों की चीजों को सीरियस भी लेते हैं, कमेंट्स को भी पढ़ते हैं, और ऑब्वियसली थोड़ा सा एक आपके अंदर ह्यूमन एंगल भी मौजूद होता है। आप बिल्कुल सेल्फिश किस्म के नहीं होते कि कोई भी कुछ भी कहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक इसकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ भी खराब हुई है, और जो एक क्वालिटी मटेरियल था वो किसी हद तक काफी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है कि क्वालिटी मटेरियल नहीं, अब क्वांटिटी में चीजें जा रही हैं, क्वालिटी में नहीं जा रही हैं। तो पर्सनली मुझे लगता है कि एक तो ड्रॉबैक ये है, लेकिन एक प्लस ये हुआ है कि जो हमारी नई जो जनरेशन है वो अब बाकी जो दुनिया है उसके साथ थोड़ा जो गैप है वो कम आ गया। जो पहले एक लंबा चौड़ा गैप होता था ना कि दुनिया में क्या चल रहा है और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, वो अब गैप किसी तरह श्रिंक हुआ है, क्योंकि जो एक्सपोजर है बाहर का वो अब पाकिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं उनको भी मिल रहा है। अब उसका अच्छा इम्पैक्ट है या बुरा इम्पैक्ट है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वो एक्सपोजर जो है उनको मिल रहा है, तो वो एक गैप जो है वो अब कम होता जा रहा है। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर किसी ने करंट अफेयर्स में या न्यूज में अपना करियर बनाना है, चाहे वो रिपोर्टर बनना चाह रहा है या कुछ भी, तो उसमें न्यूज एंकरिंग एक बेहतर चीज है, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं बहुत सी चीजों की ट्रेनिंग मिल जाती है कि आपकी अपेयरेंस कैसी होनी चाहिए, आपको स्ट्रेस एंड पॉजेस कहाँ देने चाहिए, आपको कितना बड़ा सवाल करना चाहिए या कितना बड़ा जवाब देना चाहिए, और ऑब्वियसली क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या होनी चाहिए। ये चीज आपको फील्ड में भी बड़ी मददगार साबित होती है। और इसी की बिल्कुल वाइस वर्सा है कि अगर आपने रिपोर्टिंग की हुई है तो आपके लिए न्यूज एंकरिंग करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि मैंने क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, मैंने किस चीज को किस तरीके से दूसरे से कहलवाना है। तो ये एक दोनों चीजें हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर आपने ये दोनों काम किए हुए हैं तो आप एक बहुत अच्छे प्रोग्राम एंकर बन सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो आई थिंक अगर आपने स्टार्ट इनमें से किसी भी एक चीज से किया तो इवेंचुअली आप इन तीनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अक्सर मैं कोट करती हूँ, मेरे बड़े अच्छे को एंकर हैं, तो वो एक्चुअली खबर ये थी कि उसमें मलबे तले इतने अफराद अभी भी दबे हुए हैं, हालांकि ये है बड़ी सीरियस न्यूज। तो वो खालिद जो है उन्होंने पढ़ते पढ़ते कुछ उनके साथ आई डोंट नो क्या हुआ, वो नर्वस हुए या टंग ट्विस्टिंग उनकी हुई, उन्होंने कहा कि मबले तबले दबे हुए इतने अफराद। और उस वक्त और मेरा एक मसला ये भी होता था कि मैं अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पाती थी। तो ये आई थिंक जियो में जितने प्रोड्यूसर्स रहे हैं उन सबको पता है कि मुझसे हंसी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद जो हंसती रही मैं और वो भी हंसते रहे साथ में, और उनको फिर कमर्शियल्स पे कट करना पड़ा। तो आई थिंक ये एक इंसिडेंट है जो मुझे अक्सर अब याद आता है। कुछ ऐसे भी हैं जो कोटेबल भी नहीं है, लेकिन ये कि जिन एंकर्स के साथ हुए हैं वो ऑब्वियसली वो भी इस पे अभी तक रिकॉल करते हैं। लेकिन आई थिंक फनी इंसिडेंट्स काफी होते हैं, बट समटाइम्स स्किप भी हो जाते हैं जहन से। देखिए मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल होता है ये, क्योंकि अपने न्यूज़ के करियर में, इवन प्रोग्राम के करियर में भी मेरे साथ एक दो दफा ऐसा हुआ कि मेरे कुछ कोलीग्स थे उनके बड़े बुरे इंसिडेंट्स की खबर आई। लेकिन न्यूज़ में हमारे साथ इस तरह हुआ कि वली खान बाबर हमारे बड़े प्यारे बहुत अच्छे कराची के रिपोर्टर थे जियो के, जिनको कराची में टारगेट किलिंग करके मार दिया गया था। ऐसे और भी 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। तो वो जब खबरें हमने पढ़ी तो ऑब्वियसली एक ऐसा शख्स जो आपका कुलीग हो, रोज आपसे मिलता हो, चाय पीते हो आप कैफेटेरिया में सलाम दुआ करते हो, फिर आप अचानक एक दिन उसकी मौत की खबर पढ़ें, तो आई थिंक वो इमोशनल जो एक फेज होता है उसमें वो चीज पढ़ पाना। मेरे ख्याल है कि मुझ समेत बड़ी खवातीन ऐसी थी जब हमारे साथ इस किस्म के इंसिडेंट्स हुए तो हम ये कहते थे कि हमसे ये खबर नहीं पढ़ी जाएगी। और स्पेशली मैं उसका वाकया इसलिए कोट करूंगी कि जब उनका इंसिडेंट हुआ था वली का, तो कई हफ्तों तक हम खवातीन एंकर्स जो थी हमसे उसकी खबर नहीं पड़ी जाती थी। आई थिंक मुझे वैसे ऐसा कोई खास पैशन नहीं है किसी एक शख्सियत को। देखें मल्टीपल शख्सियात हैं, जैसे आप रीजन वाइज कहें, आप पाकिस्तान के हवाले से कहें, लेकिन मुझे वैसे पर्सनली अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से कहूँ तो मुझे जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी साहब बहुत पसंद थे, और उनसे मैं मिल भी चुकी हूँ। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए।
इसके अलावा मुझे वाहिद बेनजीर भुट्टो साहिबा थी जिनसे मिलने का मुझे बड़ा इश्तियाक था, लेकिन मेरी उनसे जब वो पाकिस्तान आ रही थी दुबई से 2007 में, तब टेलीफोन पे मैंने उनसे एक बीपर किया था, ये एजाज मुझे हासिल हुआ था, लेकिन बिल मुशाफा मेरी उनसे बात मतलब नहीं हो सकी थी फेस टू फेस। तो मैं एडवाइस अपने आप को जरूर दूंगी कि अगर अच्छे पैसे कमाने हो उस फेज ऑफ माइंड में, क्योंकि उस वक्त मैं स्टूडेंट भी थी, तो मुझे एंटरटेनमेंट में जाना चाहिए था, क्योंकि अब बहुत सी एंटरटेनमेंट की शख्सियात हैं जो कि न्यूज और करंट अफेयर्स में आ गई हैं। तो वो बात 5-8 साल के बाद भी आप स्विच कर सकते हैं शोबिज से न्यूज में, कि अगर तो मैंने शेयर कर दिए तो फिर वो सीक्रेट्स ही नहीं रहेंगे। और इसको मैं सेकंड करूंगी कि ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स, और इन एवरी न्यूज चैनल आप किसी एक चैनल का नाम लें एंड यू विल फाइंड टन्स ऑफ सीक्रेट्स। तो आई गेस इसके ऊपर तो हम ऑन एयर बात कर ही नहीं सकते हैं। देखें, हॉबीज तो आई थिंक फैमिली लाइफ के बाद हॉबीज बड़ी कम हो जाती हैं आपकी लेकिन ये है कि रीडिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और आई थिंक मैरिज एक ऐसा फेज होता है आपका जिसके बाद आपकी अपनी हॉबीज और पैशन को कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आई थिंक मैंने किसी हद तक कोशिश की है, एंड स्टिल आई एम इन अ फेज कि मैं इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता करके बैलेंस करूं, क्योंकि मैं राइटिंग और बेसिकली रिसर्च वर्क की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। आई थिंक ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपकी सारी एनर्जी ले लेता है, तो एक बैलेंस रखना आपके लिए बड़ा मुश्किल है। या तो आप इस प्रोफेशन में फुली इन्वॉल्व हो जाए और आप इसी को ही सब कुछ समझे, तो आपकी फैमिली बहुत पीछे चली जाएगी, या फिर वो बहुत ही कोऑपरेटिव हो कि वो आपको अलाउ कर सके। अदरवाइज आपको किसी एक को एक वक्त में टाइम देना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मार्केट में प्रोग्राम एंकर्स बहुत ज्यादा हैं, और ऑब्वियसली उसमें से कुछ होंगे जो बहुत अच्छे एनालिसिस भी देते होंगे, लेकिन मुझे खवातीन एनालिस्ट बहुत कम मार्केट में नजर आती हैं। यानी बड़े लिमिटेड खवातीन हैं जो कि एज एन एनालिस्ट आ रही हैं। आई थिंक मैंने जब करियर शुरू किया था तो मुझे सिर्फ हुमा बकाई साहिबा नजर आती थी, और बड़े अरसे तक सिर्फ वही नजर आती रही। उसके बाद थोड़ा सा चेंज आया और खवातीन एंकर्स भी कुछ आना शुरू हुई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर एक गैप मौजूद है जिसको मैं चाहती हूँ कि मैं फिल करूँ, प्रोग्राम जरूर करूँ आगे चलकर, अगर तो लिखा है इसमें लक में। अदरवाइज मैं पर्सनली परस्यू करना चाहती हूँ कि मैं राइटिंग और एज एन एनालिस्ट इसको परस्यू कर सकूं। दूसरा, जहां तक आपके ऑडियंस है, तो आई थिंक आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत से डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म इस वक्त चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें मुझे थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है। क्योंकि कभी कभी जब आप लोगों की चीजें शेयर होती हैं इवन मेरी टाइमलाइन पे या दीगर लोगों की टाइमलाइन पे, तो उसमें थोड़ी सी यूनिकनेस होती है। आई डोंट नो उसके पीछे कितने ब्रेन्स काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंट होता है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि बाकी जो यंगस्टर्स आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें आपके लिए, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग चेंज को पसंद करते हैं। बाकी तो जहां है ना वो सब एक ही चूरन बेच रहे हैं, अगर मैं सही लफ्जों में कहूँ। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो अगर कुछ नया कोई करना चाहता है तो आई थिंक उसको ये प्लेटफॉर्म सूट भी करता है, और आई थिंक आप लोग शायद उसको स्पेस भी दे सकें इस हवाले से। मीडिया स्प्रिंग पीके के तमाम व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। अगर उनको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मीडिया स्प्रिंग पीके को वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।